दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये आज तीसरा जो है प्रैक्टिस सेट है जो कि संबंधित है अरिहंत पब्लिकेशन से। इससे पहले साथियों, जैसा कि आपको पता है, आप उसको ज़रूर देखिए। घटना चक्र की जो टो सीरीज है उसको मैंने पूरा फुल प्ले लिस्ट बनाया हुआ है अलग से, उसको आप ज़रूर देखिए। और इसके भी जो अब तक 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। और साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए लिंक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? तो पहला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, बाहर थोड़ा बारिश हो रही है, थोड़ा शोर शराबा है, इसलिए इसको दरकिनार करते हुए आप बस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? रवि वर्मा, विल्लाड़ कल्हड़ या फिर रवि कीर्ति? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है बी, रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा में साथियों इसकी रचना की गई है। ठीक है, एहोल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। एहोल प्रशस्ति में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध का हुआ था उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और साथियों इसमें आपको और बता दूं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को इसमें पराजित किया था। ठीक है, चलिए दूसरा है, नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत ही फेमस है साथियों, कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा महाविद्यालय का निर्माण हुआ था। और इसको जो डिस्ट्रॉय ध्वस्त किया था कौन था? वो कुख्यात था वो बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलिए कई बार मैंने डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी? ठीक है, तीसरा प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है सातवाहन। ठीक है, सातवाहन का जो संस्थापक वो कौन था साथियों? सातवाहन का जो संस्थापक था वो था शिमुक। साथियों इसमें एक चीज़ आपको और पूछने को मिलता है, इसकी राजधानी क्या थी? तो पैठन या प्रतिष्ठान इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसमें एका ब्राह्मण किसे बोलते थे? आपको कमेंट में करके बताना है कि एका ब्राह्मण किसे बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? चौथा प्रश्न है, तो जिसका जो सही विकल्प है वह है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये इसने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ की तथा सैनिकों को नगद और वेतन देना प्रारंभ किया। दाग एवं हुलिया पद्धति की शुरुआत भी इसी के शासनकाल में हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी में। ठीक है, पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था? पांचवा प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु थे साथियों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे कि मराठा काल में चौथ से आशय क्या है। चौथ क्या हुआ करता था मराठा काल में? तो एक टैक्स हुआ करता था, कर हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था? एक कर, क्या है? कर, टैक्स। इसमें क्या होता था कि एक प्रकार का कर था जो पड़ोसी राज्यों से मराठों द्वारा उनकी सुरक्षा दिए जाने के बदले में लिया जाता था। यह उपज का कितना भाग होता था? तो बताना है आपको 1/4, 1/4 भाग होता था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख है? आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है और महत्वपूर्ण है, यह है बी, मीर बख्शी। ठीक है, भारत में अगर बात किया जाए मुगल वंश का जो संस्थापक वो तो बाबर था, लेकिन अगर बात करें कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो अकबर था। अकबर के शासनकाल में जो है मीर बख्शी जो होता था वो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। मलक्का जल संयोजी अर्थात मलक्का स्ट्रेट जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। आपको पूछ रहा है कि मलक्का स्ट्रेट में आने जाने की सुविधाएं कैसे हैं? हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है, या फिर लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, या फिर भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो आपको इसमें एलिमिनेट करना है। मलक्का जो है अपने इंडियन ओशन में पड़ता है और ये मतलब हिंद महासागर से चीन सागर तक का आने जाने की सुविधा इसमें प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। रेडियो तरंगों के विक्षेपण में के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो लेवल है वो उत्तरदायी है? ठीक है, 9वां है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच स्थित है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता अधिक होती है। ठीक है, और ऊंचाई के साथ तापमान में भी वृद्धि होने लगती है। तो इसी में जो है रेडियो तरंगों का विक्षेपण होता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है 10वां। तो भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये है बी,
गुजरात। साथियों आपको बताना है कि क्या महाराष्ट्र है कि गुजरात है। मेरे हिसाब से साथियों इसमें गुजरात है, हालांकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पे तेलंगाना भी आते हैं। भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था। साथियों पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी 52वां। ठीक है, 52वां हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। इसमें क्या हुआ था कि संविधान की 10वीं अनुसूची में मिलता है इसका वर्णन, दल बदल कानून के अंतर्गत किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये बना था। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? 12वां है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए प्रधानमंत्री। इस समय प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? किसके आधार पर की गई थी? तो बहुत बार मैंने साथियों लगातार प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया है। तो यह है शिवरमन समिति। कब हुआ था? 6वीं पंचवर्षीय योजना में 1982 में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की थी। इसके मुख्यालय कहाँ पे है आपको बताना है। ठीक है साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मैं ही बता देता हूँ साथियों, मुंबई में है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। 14वां प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सासाराम कहाँ पे है साथियों? तो ये बिहार में है। निम्न से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है कोल, बिरहोर, भील या फिर खासी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कोल। ठीक है, कोल जो है ये नहीं साथियों, बिरहोर है। ठीक है, सॉरी, बिरहोर है जो झारखंड में जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अगला। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अब तो नाम है प्रयागराज साथियों, नैनीसी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों को पूरा करने में भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। पहली बात तो मुद्रा की डेफिनेशन है। मुद्रा का कार्य मूल्य का मापन करना है, मूल्य का हस्तांतरण करना है एवं मूल्य के संचय को भी स्टोर भी किया जाता है। मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए। जलाशयों में डाले जाने वाले वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि आपको बताना है। 18वां है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मृत होने लगती हैं। ठीक है, ओके। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया था? तो ये जो था साथियों मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। कब आया था? तो 712 में आया था। ठीक है दोस्तों, 712 में आया था। चलिए, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में साथियों क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। उसमें साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, और उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और किस समिति की सिफारिश पर इसकी जो है स्थापना की गई थी रॉलेट एक्ट की? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है सेडिशन कमेटी की। ठीक है, सेडिशन कमेटी की। तो इसको बोलते हैं हम लोग द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, कि भाई अब आईएनसी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? किसने बोला था? तो ये थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि आईएनसी को अब समाप्त कर देना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो प्रमुख नेता की बात हो रही है। 22वां प्रश्न है, तो ये है आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। 22वां का डी है। 1934 में मुंबई में आचार्य नरेंद्र एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके। चलिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा। ठीक है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? चलिए देखते हैं। तो सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु मनसबदारी प्रथा विकसित की गई थी। किसकी जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, अकबर ने इसकी शुरुआत की थी मनसबदारी प्रथा की। क्या था इसमें? सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ये जो है व्यवस्था की गई थी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? आपको बताना है। लैगून झील की बात हो रही है। 24वां प्रश्न है, तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चलिए, अभी देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय ग्रह कहलाता है?
जलीय ग्रह जहाँ पे जल मिलते हैं साथियों, बहुत ही सिंपल है, तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर ही जल मिलता है। अभी तक तो किसी ग्रह पर साथियों जल की खोज नहीं की गई है। 26वां है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपको बताना है। तो 26वां है डी, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है आर्टिकल 51 से संबंधित है। कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? संघ क्षेत्र की बात हो रही है। 27वां है बी, दिल्ली। दिल्ली में हाई कोर्ट है। ठीक है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या फिर दोनों सदनों का सदस्य। तो ठीक है दोस्तों, अपना जो प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकता है। ठीक है, किसी भी सदन से हो सकता है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है जैसा कि हमें पता है, और यहाँ संसाधनात्मक सरकार की प्रणाली कार्यरत है। तो भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा से होता है, क्योंकि उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा जो प्रॉपर होगा साथियों वो होगा बी, लोकसभा का सदस्य। चलिए, इसमें ऐसा बताया गया है। देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 29वां प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प है वो है 24 जनवरी 1857 को। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो 3 जून 1947 को। ठीक है, इसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? आपको बताना है दोस्तों कौन सा वो व्यक्ति था। तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। ठीक है साथियों, डुप्ले ही था। ये इस तरह की हरकत वही करता था साथियों, उस समय झगड़ा लगाता था। चलिए, 32वां, 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। 32वां का प्रश्न है। तो उस समय थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा समाज? दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने कौन सी समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, 1875 में मुंबई में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान हेतु आर्य समाज की स्थापना की। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे था अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर था लाहौर। और इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। ओके। अभी ब्रह्मा समाज 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की थी। ब्रह्मा समाज की संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। बहुजन समाज की स्थापना किसने की है? ये आपके लिए है। फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है अब्दुल गफ्फार खां, अफगानिस्तान के नेता थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बढ़िया साथियों, आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, बांकीपुर, पटना में। तो 12वां 27वां अधिवेशन था उस समय, ये 1942 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी RN मुदोलकर ने। बिहार स्पेशल के लिए भी साथियों इंपॉर्टेंट है ये। तो बांकीपुर, पटना में। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? 36वां प्रश्न है। पराकाष्ठा पर साथियों बात हो रही है। तो अगर बात की जाए कि शुरुआत, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, अगर शुरुआत पूछे तो शुरुआत है कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये है हुमायूं। लेकिन अगर पीक पे बात की जाए, पराकाष्ठा की बात की जाए, तो ये थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए। अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? डल, विक्टोरिया, सेंटोस या फिर नाइजर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस भी है साथियों, ये है विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील से होकर अफ्रीका में विषुवत रेखा गुजरती है। और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका कि नाम है नील, वो भी निकलती है, जो कि भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। किसने अपनी एकीकरण की नीति को रक्त एवं लौ की नीति कहा था? ठीक है, तो यह है बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। चलिए, मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मांडू के हिंडोला महल का निर्माण मालवा के शासक हुसंग शाह ने कराया था। ठीक है, कौन था? हुसंग शाह ने कराया था। और ठीक है साथियों, इसकी एक विशेषता भी बताई गई है कि
इसकी दीवारें हिलने जैसी प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसकी दीवारें ऐसा लगता है कि हिलती रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं है, इसका मतलब नहीं है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौट आए थे? तो बहुत ही फेमस है, ये है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। मांडू के साथियों अभी अभी मैंने कराया होशंग शाह। ठीक है, रिपीट हुआ है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम जीरो बेस बजट लागू किया था? तो इसका सही विकल्प है वो है ए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने जीरो बजट या शून्य आधारित बजट में प्रत्येक कार्य का निर्धारण शून्य आधार पर किया जाता है। ठीक है, बस इतना जानते रह जाते हो। राजस्थान। मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? कौन सिक्का ढालता था? तो लक्षणा अध्यक्ष। ठीक है, ये जो सिक्के ढालने का कार्य करता था। चलिए अभी देखेंगे साथियों, 43वां प्रश्न है, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सानिया पर हमला किया था? ठीक है, ट्रांसऑक्सासियाना, तो ये था चंगेज खां। ठीक है, मंगोल का था, ये आपको पता है, चंगेज खान। और इसने जो है हमला किया था। 1526 में बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करना मंगोल आक्रमण का ही एक अंश था। चलिए कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कौन सी? साथियों इसमें जो सभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये सभी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और आपको साथियों कुछ जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके सहायक नदी के भी नाम याद होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? आपको बताना है किस प्रकार के मुख्य। तो ये है टुंड्रा वन। टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों और काई से बने होते हैं। ठीक है, दलदली पौधे होते हैं यहाँ पर, घास होते हैं और बौनी झाड़ियाँ होती हैं अर्थात छोटी झाड़ियाँ, और काई और लाइकेन से मिलकर ये बनती हैं। ठीक है, टुंड्रा एक प्रकार का बायोम होता है जहाँ वृक्षों की वृद्धि कम तापमान के कारण प्रभावित हो जाती है। ठीक है, चलिए अवतल लेंस हमेशा बनाता है। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, आभासी एवं सीधा। आपको साथी पढ़ लेना है एक बार इसको। 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? 48वां प्रश्न है। तो दमन। ठीक है, भारत में अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए दीव, ठीक है साथियों, दीव सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका नाम क्या है? दीव। चलिए, एक धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है, तो वो है सोना। साथियों सोना जो है ये भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे अपने यहाँ यूपीपीएससी आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है पूछा जा रहा है। तो ये है बी, राज्यपाल करते हैं। ठीक है साथियों, राज्यपाल। ठीक है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अभी साथियों आर्थिकी एक बार अपडेट कराना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, हरियाणा। ठीक है, अभी तक के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार आज की डिस्कस हो जाएगी लेटेस्ट, फिर जो है क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी है? ठीक है, 52वां है प्रश्न। तो इसका जो है ब्याज का भुगतान। ठीक है, ब्याज का भुगतान। विश्व में, कोई बात नहीं साथियों, 2016-17 नहीं देखना है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? आपको बताना है साथियों, खसरा खतौनी कौन तैयार करता है? पटवारी जो होता है साथियों वो खसरा और खतौनी तैयार कराता है। पटवारी होता है, इसका काम होता है खसरा खतौनी तैयार करना। खसरा क्या होता है साथियों, थोड़ा जान लेते हैं। खसरा होता है किसानी से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज, जिसमें किसी गांव की ज़मीन के किसी टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। ठीक है, यदि गांव के खसरा का प्रयोग करके किसी एक शक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली भूखंडों की सूची बनाई जाती है तो उसे खतौनी बोलते हैं। यही डिफरेंस है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है साथियों? आपको बताना है। तो इसका जो सही परिभाषा है वो है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण साथियों, विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है, इसका सही विकल्प है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना है।
निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंटा जो एजेंट है साथियों, एजेंडा नहीं एजेंट है, ओजोन परतों में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बी है इसका आंसर CFC। ठीक है, CFC। चलिए, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? किसकी उन्नत किस्म है साथियों? 57वां है, तो ये है टमाटर। ठीक है, तो टमाटर जो है साथियों, टमाटर की उन्नत किस्म है पूसा रूबी। ठीक है, चलिए, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपको बता दूं कि पहले जो वाणिज्यिक बैंकों के दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने थे? 6। ओके। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए पहले कथन से देखते हैं दोस्तों। पहला है कि इसका एमोन जनता के पास एमोन क्या होता है? मुद्रा के 3 प्रकार हैं साथियों, M0, M1, M2, M3 और M4 साथियों। ठीक है, एक मॉनेटरी बेस होता है, आधार मुद्रा होती है, दूसरा नैरो मनी होता है, तीसरा ब्रॉड मनी होती है। ठीक है, तो M1 M2 साथियों होता है ये नैरो होता है, M3 M4 होता है साथियों वो ब्रॉड जो है मनी होता है, और M0 जो होता है वो अपने यहाँ अर्थव्यवस्था का जो है मॉनेटरी बेस है, मौद्रिक आधार है। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही विकल्प क्या है कि M1 जो है वो जनता के पास उपलब्ध मुद्रा। ठीक है दोस्तों, अभी तक सही चल रहा है। बैंकिंग प्रणाली में मांग साथियों, डिमांड डिपॉजिट आपूर्ति RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। ठीक है, जनता के पास जो उपलब्ध मुद्रा होती है हाथ में, पर्स में उनके। ठीक है, प्लस बैंकिंग में जो साथियों डिमांड होती है, किस कभी भी हम उसको निकाल ले, वो मुद्रा जो RBI में जमा की इंगित करता है। ठीक है, तो सही है साथियों ये। ठीक है, M4 क्या हो? M3 प्लस डाक कर की जमा को इंगित करता है साथियों, ये भी सही है, एकदम सही है। इसलिए दोनों 1 और 2 दोनों विकल्प सही है साथियों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो M0 M2 M1 M2 M3 4 है, ये जो मनी है इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही साथियों सिंपल प्रश्न होते हैं, यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है, आपको बताना है कि अभी भी ग्रामीण भारत में कितनी ज़्यादा आबादी है। 60वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है A 83 करोड़। ठीक है, 83 करोड़ लोग अभी भी गांव में रहते हैं। निम्न से किस भारतीय सैंड आर्टिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल वर्ष 2019 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कौन है ये? हम तो बहुत साथियों सुने हैं कि सुदर्शन पटनायक, अक्सर हम दैनिक जागरण में देखते रहते हैं हम लोग। सुदर्शन पटनायक, कोई भी अगर फेमस घटना होती है तो उसको ज़रूर उड़ीसा की पूरी तट पर जो है उसका चित्र उभारते हैं, उकेरते हैं। तो यह है सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा से हैं, संबंधित है। ठीक है, जुलाई 2019 में भारतीय सैंड आर्टिस्ट और पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक को अमेरिका में सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल में पीपुल्स चॉइस जो अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया। चलिए, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता है? 22वां प्रश्न है, 62 है, तो यह है मनु भाकर ने। ठीक है, मनु भाकर ने। बहुचर्चित युवा पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर हाल ही में किस जंतु का नामकरण किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है झिंगूर। ठीक है, झिंगूर। किस देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने पूरे कैबिनेट को निलंबित कर दिया है? 64वां प्रश्न है, तो ये चिली के प्रेसिडेंट है। ठीक है, चिली के प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की गई है? 65वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है कन्या सुमंगला योजना। किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न M विश्वेश्वरैया के नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा की है? तो 66वां प्रश्न है, तो यह है कर्नाटक। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी सुंदर सिंह गुर्जर ने। नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में। 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास जायर अल बहार 2019 आयोजित हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है सी भारत एवं कतर के बीच। ठीक है, भारत एवं कतर के बीच। निम्नलिखित में किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है? तो इसका सही विकल्प है वो है प्रकाश जावड़ेकर जी को।
ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो यह है यूरेनियम विखंडन, ठीक है, यूरेनियम विखंडन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, बहुत ही फेमस है साथियों, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इसका सही विकल्प है वो है डी, प्रकाश वर्ष, ठीक है साथियों। प्रकाश वर्ष है क्या? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर की इक्वल होता है साथियों, आपको जाना चाहिए 9.46 × 10⁻15 मीटर। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। इसका सही विकल्प है वो है बी, ठीक है। यहाँ पे ग्रंथियाँ दी गई हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, और इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं तो आपको बताना है। जनन ग्रंथि से जो है प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? वृद्धि हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। अग्नाशय से क्या होता है? इंसुलिन होता है, बहुत ही फेमस है, बनते हैं साथियों। और अधिवृक्क से होता है कार्टिसोन, किडनी से। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन कैसे होता है? तो वो बहुत धीमा हो जाता है, रेट इसका जो है धीमा हो जाता है, इसलिए फल तथा साग सब्जियाँ सुरक्षित रहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक व डायस्टोलिक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है 120 mm और 80 mm, ठीक है। दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट किस लिए मिलाए जाते हैं? इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि, ठीक है, आपको बताना है क्यों मिलाए जाते हैं। तो चूर्ण जो है, जो पाउडर होता है वो ड्राई रहे, शुष्क रहे, ठीक है, बस इसलिए मिलाए जाते हैं। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? निम्न से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो क्या है साथियों? एल्यूमिनियम, ठीक है। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों? ठीक है, आप पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, 3 स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, ठीक है। 1 मिनट साथियों, इसमें पूरा नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों। ध्रुपद संगीत को मध्यकाल में मुगल दरबार एवं राजपूत राज्यों का संरक्षण मिला, ठीक है, सही है। प्रारंभिक संगीतज्ञों में हरिदास तानसेन बैजू बावरा का नाम उल्लेखनीय है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों वो है 1, ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। कुचिपुड़ी तथा भारतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? यहाँ पे भी साथियों 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है क्या भेद है। 82वां है साथियों, इसको आप सॉल्व करिए, आप सर्च करिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरा आ नहीं पाया है। तो भारतनाट्यम में कथोपकथन या संवाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि शारीरिक भंगिमाओं द्वारा ही अभिव्यक्त होती है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में पीतल की तस्तरी की धार पर पैर रख नृत्य की परंपरा है, ठीक है, देख लीजिए साथियों। चलिए, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध निम्न युग्मों पर विचार करिए। आपको मैच कराना है, बताना है कौन सा प्रश्न है साथियों। 83 है। तो इसमें जो लाहोत्सव लखांग मंदिर कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है, ठीक है, आप सुनते रहिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। टाबो मठ और मंदिर संकुल, ठीक है, टाबो मठ और मंदिर संकुल ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति में स्थित है, ठीक है। अलवी मंदिर संकुल जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है, ठीक है, अलवी मंदिर। मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों का समुदाय क्या है? तो ये है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है मंगानियार समुदाय। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है? बताना है आपको। 25वां प्रश्न है, 85वां है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है, ठीक है, कलारी पट्टू। चलिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। सबसे औद्योगिक जो दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये है, इसका विकल्प है वो है बी, ठीक है, बी इसका सही विकल्प हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। 85वां का है बी, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के समय कहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है? तो यह है गोरखपुर में लगने वाला है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो यह है लखनऊ। चलिए,
किस दलहन का फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो वो है डी चना। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? साथियों अभी भी डिस्कस हुआ है, हुमायूं ने किया था, लेकिन अगर बात की जाए पराकाष्ठा पर किसके शासनकाल पहुंची तो वो है जहांगीर। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो वो है आगरा। ठीक है, आगरा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो वो है चीनी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? 93वां प्रश्न है साथियों, आपको बताना है। तो इसका विकल्प है मुगल सराय क्षेत्र। ठीक है, मुगल सराय स्टेशन का नाम क्या हो गया है अब आपको बताना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल है? तो यह है 18। साथियों इसमें जैसा कि आपको पता है कुछ पॉइंट के भी प्रश्न है, तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप जरूर साथियों सॉल्व किया करिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वांट का। चलिए, इसमें 120 प्रश्न है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 120 प्रश्न है इसमें, और जिसमें 20 लगभग साथियों जो है प्रश्न वो क्वांट के आते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से सिलेक्शन आपका। अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो ये फ्री के नंबर हैं आपके लिए, इसलिए ज़रूर इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अगर कोई मिस हो जा रहा है तो कोई बात नहीं साथियों, रीजनिंग के प्रश्न हैं, आप बस मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप दिखाता हूँ और स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। और वीडियो को दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और साथियों अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर किया करिए। इस समय साथियों थोड़ा सा वीडियो जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं अपलोड हो पा रहा है, इसके लिए मैं आपसे बहुत ही साथियों क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसमें एक साथियों और भी है प्रश्न, जीएस का है, 118वां है, इसको आप देख लीजिए। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो इसके थे ग्रीनेल्स। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? 119वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, हिमाचल प्रदेश में। और किसने प्रमुख शहर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इनका नाम है वो है मार्क जेफरसन। तो साथियों 120 प्रश्न थे, तीसरा आज प्रैक्टिस सेट है। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।